तो बात अब दाल की। 10% इंपोर्ट ड्यूटी के बावजूद अरहर की कीमतों को कोई भी सपोर्ट नहीं है, या फिर यूं कहें कि सरकार की कोशिशों के बावजूद अरहर के किसानों को कोई भी वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। इसी बीच सरकार ने दाल खरीद की मियाद एक हफ्ते से बढ़ा दी है। इसके बावजूद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी की मंडियों में अरहर का दाम एमएसपी के नीचे लगातार बना हुआ है। महाराष्ट्र में अरहर पूरे देश भर में फिलहाल सबसे सस्ती बिक रही है। राज्य की कुछ मंडियों में ये एमएसपी से तकरीबन 1000 रुपए नीचे है। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने किसानों से एमएसपी के नीचे अरहर खरीदने वाले कारोबारियों को चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने कहा है कि सस्ते दाम पर अरहर खरीदने वाले कारोबारियों का लाइसेंस रद्द कर सकती है सरकार। कुछ ऐसे ही संकेत छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दिए हैं। ऐसे में कई कारोबारी अरहर खरीद से पीछे हट गए हैं। क्या है पूरा मामला, क्या हाल है अरहर की कीमतों के और कारोबारियों के, इस पर बात करने के लिए ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, स्वागत है। अब सरकार की ओर से कारोबारियों पर ये जो दबाव बन रहा है, क्या इससे आपको लगता है अरहर की कीमतों को सपोर्ट मिल पाएगा? नहीं, देखिए, सरकार जो दबाव बना रही है, महाराष्ट्र सरकार अनुचित दबाव बना रही है। जब मार्केट में अरहर 42-43 रुपए बिक रही है और समर्थन मूल्य पे खरीदने का कहना मंत्री जी का, महाराष्ट्र सरकार का, कि हम अगर आप नहीं देंगे तो लाइसेंस रद्द कर देंगे, ये पूर्णतः अनुचित बात है। अरहर की पैदावार इंडिया के बाहर भी हुई है, तो सरकार को इसमें दो काम करना चाहिए जिससे किसानों का भला हो सके। राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन राज्यों में स्टॉक सीमा लगा रखी है। अगर उसको हटाएंगे तो अरहर के दाम 3-4 रुपए ऊपर बढ़ जाएंगे। और जो व्यापारी अभी ट्रेडर्स व्यापारी, मिलर व्यापारी जो स्टॉक सीमा के अंतर्गत परचेज नहीं कर पाते, वो भी एक मार्केट में उनको परचेज करने का अवसर मिलेगा। तो सरकार को दबाव बनाने के बजाय सही विकल्प पर ध्यान देकर और स्टॉक सीमा पूरे हिंदुस्तान में हटा के किसानों का भला करना चाहिए। सुरेश जी, मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में तो सरकार ने संकेत दे दिए कि वो यहाँ पर लाइसेंस रद्द कर देंगे अगर एक तय कीमत से नीचे कारोबारियों ने खरीदने की कोशिश की। मध्य प्रदेश में, दूसरे राज्यों में फिलहाल क्या हाल है? देखिए, मध्य प्रदेश में सरकार खरीदी कर रही है और अभी सरकार ने कहा है कि 22 तारीख तक खरीदी करेंगे। पहले 15 जून परचेज करने की समय सीमा थी, 15 अप्रैल तक, जिसको उन्होंने बढ़ा दी है। मगर मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में तो खरीदी सरकार कर ही रही है। पूरे राज्यों में अगर सरकार खरीदी करे तो इस समय सरकार को बम्पर स्टॉक करने का गोल्डन अवसर है, क्योंकि पहले सरकार ने मोजम्बिक में 80-75-80 रुपए के दाम पे तुअर खरीदी थी। आज हिंदुस्तान में उसको एमएसपी के समर्थन मूल्य से भी नीचे मिल रही है। तो इस समय सरकार को एमएसपी की प्राइस पे पूरे देश में हर राज्य में खरीदी करना चाहिए, उससे किसानों का भला होगा। सरकार को ये कदम ये बताइए कि 10% जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो ये वाला हथकंडा कारगर क्यों नहीं साबित हुआ? इसके बावजूद भी कीमतें नीचे क्यों बनी हुई हैं? नहीं, 10% जो ड्यूटी है उसमें बर्मा फ्री है। बर्मा के अलावा दूसरे देश है, उनका ओजी और WOL में समझौता हुआ है। उस समझौते के अनुसार बर्मा से जो माल आ रहा है उसको भारत सरकार ने पहले ही अनुमति दी है कि आप बर्मा में, मोजम्बिक में इधर आप दलहन पैदा करें, हिंदुस्तान परचेज करेगा तो उस पर ये 10% ड्यूटी लागू नहीं होती है। पर ये जरूर है कि कुछ देशों में ये लागू होती है, जैसे मलावी पे लागू होती है। मगर सरकार को एक और विकल्प करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान में दालों का बड़ा पैदा हुई है, देश के बाहर के मुल्कों में ज्यादा दाल पैदा हुई है, जैसे बर्मा है, अफ्रीकी कंट्रियां हैं। तो सरकार को निर्यात खोल देना चाहिए। दालों का अगर निर्यात खोलते, हिंदुस्तान के सब व्यापारी दाल इंडिया के बाहर भेजेंगे तो उससे भी कीमतों में 4-5 रुपए का उछाल आएगा और वो भी एक कदम सरकार के लिए महत्वपूर्ण होगा और किसान के लिए फायदेमंद होगा। ऑलराइट, सुरेश जी, बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि दाल कारोबार का किस तरह का हाल है और क्या विकल्प और सरकार के सामने जो वो उठा सकती है ताकि अरहर दाल के किसानों को उनकी वाजिब कीमत, उनकी लागत की रकम एटलीस्ट मिल पाए। चलिए इसी के बीच खाने के तेलों पर भी नजर डाल लेते हैं। दबाव में सारे खाने के तेलों की कीमतें नजर आई हैं। दरअसल मलेशिया में पाम तेल 8 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया है। दुनिया में उत्पादन बढ़ने के अनुमान से इसकी कीमतों पर हम दबाव बढ़ता चला जाता देख रहे हैं। आज घरेलू बाजार में पाम तेल का दाम तकरीबन
500 रुपए के पास तक आ गया है और ऐसा ही कुछ हाल हमने सोया तेल पर भी देखा है। सोया तेल इस समय एनसीडीएक्स पर 632 रुपए के पास 1/4% से ज्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और क्रूड पाम तेल एमसीएक्स पर 510 रुपए के पास है, 1% की गिरावट दिख रही है। और कमोडिटी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के किशोर नारने। किशोर, गुड मॉर्निंग। किशोर, सबसे पहले खाने के तेलों पर ही बात करेंगे। पाम तेल हम देख रहे हैं पूरी तरह से मंदी की चपेट में आ गया है। क्या लग रहा है, इतनी गिरावट के बाद भी कीमतों के लिए गिरने के लिए और भी रूम बाकी है? आई थिंक सो नेहा, प्रॉब्ली थोड़ा बहुत ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स में सोया और पाम दोनों प्रेशर में है और खास करके अभी तो एक्चुअली सोया का सीजन है। तो अमेरिकन क्रॉप अच्छा है, अर्जेंटीनियन वेदर भी काफी अच्छा है, तो आई थिंक शॉर्ट टर्म प्रेशर कंटिन्यू रहना चाहिए। और डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर देखें, इवन सोया में भी आपको थोड़ा बहुत मंदी ही दिखाई देगा और शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ उम्मीद नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारी ट्रेंड रिवर्सल का कोई आशंका है। थोड़ा बहुत पुलबैक्स आ सकता है, बट अदरवाइज आई थिंक इसमें मंदी का ही असर रहेगा। जब आप मंदी की बात कर रहे हैं, कितना लेवल आप नीचे देख रहे हैं? सीपीओ तो ऑलरेडी 500 के पास ट्रेड कर रहा है, 632 के पास सोया तेल है इस समय एनसीडीएक्स पर। जब आप मंदी की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ट्रेंड रिवर्सल नहीं दिखेगा, तो नीचे कितनी गिरावट और दिख रही है? आई थिंक सोया तेल में अगर देखें तो 625 से 624 के आसपास का लेवल्स मैं देख रहा हूं और पाम में प्रॉब्ली 484, 486 के आसपास तक। ऑलराइट, और ये गिरावट आप किस समय सीमा में आती देख रहे हैं? आई थिंक सोया में आप 1-2 हफ्ते का आप व्यू लेके चल सकते हैं। पाम में आपको शायद 10-1 दिन का आसपास का व्यू। ओके, तिलहन की बात करेंगे किशोर। सोयाबीन, सरसों, यहां पर आप क्या हाल देख रहे हैं? इनफैक्ट आज पूरे ट्रेंड के विपरीत सोयाबीन 1% से ज्यादा की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। सरसों पे ऑफकोर्स हमने काफी समय से प्रेशर बनता हुआ देखा है। इन दोनों कमोडिटीज में आपकी क्या राय है? आई थिंक मस्टर्ड तो आवक तो बढ़ता जाएगा, तो और मस्टर्ड में तो प्रेशर देख रहा हूं मैं फर्दर। इवन इंटरडे के लिए आज मैं इसमें बिकवाली का ही सलाह दूंगा। 3860 के आसपास आप बिकवाली कर सकते हैं, 3760 का टारगेट के लिए, 3920 का स्टॉप लॉस के साथ। वहीं सोयाबीन में एक्चुअली थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। आप 3110, 3120 तक पुल बैक आने का आशंका है, तो मेरे हिसाब से 3010 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं 2970 का स्टॉप लॉस के साथ और 3110 के आसपास का टारगेट के लिए। ओके किशोर, हमने खाने के तेलों की तो बात कर ली। एक मैं आपसे राय धनिया में, स्पाइस कॉम्प्लेक्स में धनिया में लेना चाहूंगी। इसका दाम लगातार टूटता चला जा रहा है, 7000 रुपए के नीचे इसकी कीमतें आ चली हैं। इस समय हम देख रहे हैं 6800 के पास है, 2.5% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। आपको लगता है धनिया में और प्रेशर रहेगा? क्योंकि फंडामेंटल्स तो गिरावट की तरफ इशारा करें, लेकिन क्या चार्ट्स भी इस गिरावट को अभी सपोर्ट कर रहे हैं? पता नहीं नेहा, बट हम लोग एक्चुअली धनिया काउंटर एज ए फंडामेंटली ट्रैक नहीं करते हैं, तो मैं इसमें कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट आई थिंक स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो आई थिंक जीरा सबसे बेहतर है कि उसमें अभी भी तेजी है। तो मेरे हिसाब से अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखें तो मैं जीरा इज अ मच बेटर कॉल देन धनिया या टर्मरिक, दोनों में से कंपैरेटिवली। और अभी भी उसमें तेजी है, सीरिया का सिचुएशन को लेकर और डोमेस्टिक क्रॉप दोनों को ध्यान में रखते हुए अभी भी इसमें तेजी बरकरार है। 19,700 के आसपास का टारगेट के लिए जीरा में बाइंग कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, 135 रुपए नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या इन लेवल्स पर खरीद आप करेंगे? आई थिंक मैं 19,200 19,150 के बीच में तो मैं खरीदारी का सजेस्ट करूंगा और स्टॉप लॉस रहेगा 18,900 के आसपास जीरा में। ओके, चलिए, तो यहां से जीरे में काफी ज्यादा प्रॉफिट्स के आसार नजर आ रहे हैं किशोर को। पूरे स्पाइस कॉम्प्लेक्स में उन्हें लगता है ये कमोडिटी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। 19,700 का पहला वो टारगेट यहां पर देख रहे हैं। उनकी रिकमेंडेशन है कि आप स्टॉप लॉस 18,900 के पास जरूर लगा लें।